अस्सलाम वालेकुम। ले जी, आज का आपका लेक्चर नंबर 57 है। इसके पीछे हमने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे थे और चैप्टर नंबर 8 हमने जो है ना वो हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, वो हमने ली चैटलियर प्रिंसिपल से जो है ना पहले पढ़ लिया था। केसी एक्सप्रेशंस तक पढ़ लिया था, केसी और केपी के दरमियान रिलेशन भी हमने पढ़ लिया था। लेकिन आगे आपके पास ये चैटलियर प्रिंसिपल है जो कि आपके यूएचएस में उन्होंने दिया हुआ है कि आपने डी चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ना है। बड़ा इजी सा ये प्रिंसिपल है। क्या डी चैटलियर प्रिंसिपल कहता है? इफ अ स्ट्रेस इज अप्लाइड टू अ सिस्टम एट इक्विलिब्रियम। ये चैटलियर प्रिंसिपल सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल है, इरिवर्सिबल रिएक्शन पे एप्लीकेबल नहीं है। आप इस चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि उसके भी में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होता है, जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन के भी में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश नहीं होता, सिंपली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो जाते होते हैं। जब रेट ऑफ फॉरवर्ड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स हो जाता होता है तो डायनामिक इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है जी, वहाँ पे इक्विलिब्रियम आ जाता होता है और वो कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? डायनामिक इक्विलिब्रियम। मैं फिर कह रहा हूँ, स्टैटिक इक्विलिब्रियम नहीं होता। अगर स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टर में चेंज होना बंद कर देता, लेकिन रिएक्टर मुसलसल प्रोडक्ट में चेंज होता है, प्रोडक्ट मुसलसल रिएक्टर में चेंज होता है, जिसकी वजह से हम कहते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हुआ है। फिर हम वहाँ पे केसी निकालते होते हैं। वो कहते हैं अगर आपका कोई रिएक्शन रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसके भी में डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो चुका हुआ है, तो अगर आप उस रिएक्शन के ऊपर कोई भी स्ट्रेस अप्लाई करेंगे, कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे, यानी आप रिएक्शन को डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, तो रिएक्शन की कोशिश ये होगी कि जो आप वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, जो आप विद द हेल्प ऑफ फोर्स वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट करना चाह रहे हैं, वो उस डिस्टर्बेंस को नलिफाई करें। मैंने आपको शुरू में कहा था ना कि जो आपके पास इरिवर्सिबल रिएक्शन होते हैं वहाँ पे स्टेबिलिटी कैसे आती होती है कि रिएक्टर प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है तो स्टेबिलिटी आ जाती है। जबकि रिवर्सिबल रिएक्शन में स्टेबिलिटी कैसे आती होती है कि रिएक्टेंट मुसलसल प्रोडक्ट में चेंज होता है, मुसलसल प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है, जिसकी वजह से वहाँ पे ओवरऑल स्टेबिलिटी आ जाती होती है। इसका मतलब ये है कि रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज होते रहना, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट में चेंज होते रहना, इट इज द साइन ऑफ स्टेबिलिटी। तो आपको पता है जब भी आप कोई चीज़ स्टेबल से अनस्टेबल की तरफ लेके जाते हैं तो वो चीज़ की कोशिश यही होती है कि वो स्टेबल ही रहे, अनस्टेबल ना हो। तो ये उसने पूरा जो है ना डेफिनेशन लिखी हुई है कि द सिस्टम एक्ट्स इन सच अ वे सो एज टू नलिफाई एज फार एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेस। वो कहते हैं अगर आप रिवर्सिबल रिएक्शन में डायनामिक इक्विलिब्रियम आ गया हो और आपने वहाँ पे स्ट्रेस अप्लाई की है, वहाँ पे रिएक्शन को अनस्टेबल करने की कोशिश की है, तो रिएक्शन की कोशिश ये होगी कि वो उस डिस्टर्बेंस को दूर करे, अपने आप को स्टेबल ही रखे। यहाँ पे आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, बड़े इजी से पॉइंट्स हैं, कोई इस पे इशू नहीं है। पहला पॉइंट आपके पास है इफेक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब मोल पर डेसीमीटर क्यूब, यानी कंसंट्रेशन का मतलब होता है मिकदार। अच्छा, मैं इस रिवर्सिबल जो डी चैटलियर प्रिंसिपल है ना, इसको समझाने के लिए बड़ी एक सिंपल सी मिसाल लेता हूँ तो तराजू की। जिस तरह तराजू में आपने कोई चीज़ बैलेंस करनी हो तो एक तरफ अपने सब्सटेंस रखते हैं, दूसरी तरफ दूसरा सब्सटेंस रखते हैं जिसके साथ आप वेट कर रहे होते हैं। जिस तरह आप सब्जी ले रहे हैं तो वहाँ पे वो तराजू से उसको तोड़ते हैं, एक तरफ सब्जी रखता है और एक तरफ वेट रखता है। जब दोनों बैलेंस हो जाते हैं, अगर दोनों बैलेंस ना हो रहे हो तो वो फिर किसी एक जगह पे चीज़ को बढ़ा देता होता है ताकि जो आपका तराजू क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। ठीक है, तो ये बड़ा एक सिंपल सा है, कंसंट्रेशन मिकदार बढ़ाना है। जरा देखिएगा, ये आपके पास एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, बिस्मुथ क्लोराइड का वाटर के साथ रिएक्शन हो रहा है, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड है और साथ बन रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। अच्छा, ये जो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड है ना, ये क्लाउडी होता है, ये क्लाउडी होता है, ये क्लाउडी वो सोल्यूशन को क्लाउडी कर देता होता है, मिल्की कर देता होता है। आर्टिफिशियल मिल्क का फॉर्मूला भी ये होता है बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड। तो देखिएगा होता क्या है कि अगर आपने
बिस्मुथ क्लोराइड और वाटर का रिएक्शन करवाए तो बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड बनता है और साथ क्या बनता है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है। लेट्स से ये बिल्कुल इस वक्त स्टेबल है, बिल्कुल बैलेंस है, जहाँ पे रिएक्टेंट है वहाँ पे ही प्रोडक्ट है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है। ठीक है, फर्ज करें अगर मैं यहाँ से कोई रिएक्टेंट को बाहर निकाल लूँ, यहाँ से अगर मैं रिएक्टेंट को बाहर निकाल लूँ तो कहाँ पे वजन ज्यादा हो जाएगा, जहाँ पे वजन ज्यादा हो जाएगा। तो अगर आपने रिएक्टर को बाहर निकाल लिया है तो यहाँ पे वजन ज्यादा हो जाएगा, तो दोबारा बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा। अब रिएक्शन ने अपने आप को बैलेंस करना है, आप तो डिस्टर्ब कर रहे हैं, रिएक्शन ने अपने आप को बैलेंस करना है। आपने रिएक्टर को बाहर निकाला, प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा होगी, अब रिएक्शन अपने आप को बैलेंस करने के लिए फौरन से पहले क्या बना देगी, रिएक्टेंट बना देगी, यानी कि रिएक्शन कहाँ पे आना शुरू हो जाएगा, रिवर्स आना शुरू हो जाएगा। इसी को आप ना तराजू से समझ लेना, तराजू में से बैलेंस, जब आप सब्जी वाली दुकान पे जाते हैं तराजू देखा ही होगा आपने, तराजू में से अगर फिर एक चीज बाहर निकाल दूं तो दूसरी तरफ वेट बढ़ जाएगा तो तराजू डोल देगा। इसी तरह आपका रिएक्शन इस वक्त बिल्कुल स्टेबल है। लेट्स से मैंने यहाँ से प्रोडक्ट निकाल लिया तो जहाँ पे मिकदार ज्यादा हो जाएगी, आपका रिएक्शन जो कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है वो ऐसे जरा डोल जाएगा, जहाँ पे वेट ज्यादा हो जाएगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट निकाल लिया। जहाँ पे वेट ज्यादा हो गया तो मैंने कहा था आपका तराजू बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, बिल्कुल बैलेंस होना चाहिए। तो जहाँ पे जब आपने प्रोडक्ट निकाला, जहाँ पे वेट ज्यादा हो गया, फौरन से पहले रिएक्शन कहाँ जाएगा, आगे जाएगा, प्रोडक्ट की मिकदार को वापस बैलेंस करेगा, तराजू को वापस बैलेंस करेगा। इसका मतलब है रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये चीज आपने बेटा जी याद रखनी है। इसी तरह समझे आगे, अगर मैंने रिएक्टर जहाँ पे ऐड कर दिया तो जहाँ पे वेट बढ़ जाएगा, तराजू आपका जो बिल्कुल स्ट्रेट होगा वो ऐसे हो जाएगा क्योंकि आपने रिएक्टर को ऐड किया है। अब रिएक्शन ने अपने आप को बैलेंस करना, वो फौरन से पहले प्रोडक्ट बनाएगा, आगे जाएगा क्योंकि प्रोडक्ट की मिकदार कम हो चुकी है। अगर मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड किया है तो आपका तराजू जो स्टेट था ऐसे वो ऐसे हो जाएगा, रिएक्शन यहाँ पे सारा डोला होगा, यहाँ पे वेट ज्यादा होगा क्योंकि आपने प्रोडक्ट बढ़ा दिया, रिएक्टर की मिकदार क्या हो गया, कम, तो फौरन से पहले रिएक्शन किधर जाएगा, रिवर्स जाएगा। तो ये देखिए जब आप रिएक्टर की मिकदार बढ़ाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। आपने रिएक्टेंट ऐड किया तो जहाँ पे वेट ज्यादा हो जाएगा वो फौरन से पहले प्रोडक्ट बनाएगा ताकि प्रोडक्ट का भी वेट ज्यादा हो, ओवरऑल तराजू वेट बैलेंस हो जाए तो फॉरवर्ड जाएगा। अगर आपने रिएक्टेंट बाहर निकाल लिया तो जहाँ पे वेट ज्यादा हो जाएगा, आपका तराजू जो बिल्कुल स्ट्रेट था वो ऐसे हो जाएगा। ठीक है जी, तो वो फौरन से पहले रिएक्टेंट बनाएगा ताकि रिएक्टर की मिकदार ज्यादा हो और आपका वेट बैलेंस हो जाए, रिवर्स आएगा। इसी तरह आपका प्रोडक्ट बढ़ाओगे, प्रोडक्ट मैंने बढ़ाया, यहाँ पे वेट ज्यादा हो जाएगा, आपका तराजू ऐसे हो जाएगा, वो फौरन से पहले रिएक्टेंट बढ़ाएगा ताकि वेट बैलेंस हो जाए तो रिवर्स जाएगा। इसी तरह एंड सो और अगर आप प्रोडक्ट की मिकदार कम करोगे तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। अब देखिए आपके सामने रिएक्शन लिखा होगा तो उसने आपको कहा होगा कि बताओ जी अगर हम बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की मिकदार बढ़ाना चाहते हैं तो क्या क्या करें। बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड कहाँ कहाँ पे मौजूद है, फॉरवर्ड में मौजूद है, ठीक है ना, फॉरवर्ड में मौजूद है। तो आप चाहते हैं बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की मिकदार बढ़े, रिएक्टेंट की मिकदार बढ़ा दो, किसी एक की मिकदार बढ़ा दो, रिएक्शन आगे जाना शुरू हो जाएगा, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड की मिकदार बढ़ना शुरू हो जाएगी। या फिर आप प्रोडक्ट कम करना शुरू कर दो, आप यहाँ से कोई चीज बाहर निकालना शुरू कर दे, बिस्मुथ ऑक्सीक्लोराइड को बाहर निकालना शुरू कर दे, आपका रिएक्शन कहाँ पे जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। तो ये सारी जो है ना ऐसी बातें आपने याद रखनी है। अगर वो कहते हैं जी आपने अपना सोल्यूशन चेंज करना है क्लाउड से क्लियर में, ये क्लियर है, ये क्लियर सोल्यूशन है, वो कहते हैं जी आपने अपना सोल्यूशन क्लाउड से चेंज करना है क्लियर में, यानी कि रिएक्शन को रिवर्स पहुंचाना है। तो क्या करेंगे, रिएक्टर को बाहर निकालना शुरू कर दे, रिएक्शन बैकवर्ड आना शुरू कर देगा, या फिर प्रोडक्ट की मिकदार ज्यादा करना शुरू कर दे, रिएक्शन रिवर्स आना शुरू कर देगा। तो ये आपने इसको सिंपली तरीके से ना इसको याद करना है। उसके बाद आपके पास है इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये गैसेस का केस हम पढ़ रहे हैं, जैसे गैसेस में देखा जाता है ओनली फॉर गैसेस है, ओनली फॉर गैसेस। अच्छा जहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन से केसी वैल्यू चेंज नहीं होगी, केसी कांस्टेंट ही रहेगा। इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जी गैसेस का केस है जी, देयर आर थ्री केसेस, जैसे गैसेस के ऊपर अप्लाई होगा, देयर आर थ्री केसेस, आपके पास 3 केसेस है।
पहला केस मैं आपके सामने डिस्कस कर लूं जहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, या फिर डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव होगा, जो कि पहले हमने डिस्कस कर लिया Kp = Kc में हमने डिस्कस किया था। देखिए मैंने यहाँ पे पहला केस डिस्कस किया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट तो वहां पे डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। जैसे कि मैंने आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है, इट विल डिकंपोज इनटू फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड एंड क्लोरीन। जहां पे अगर मैं डेल्टा एन निकालूं तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2 मोल्स है, और रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, 1 मोल है। 2 - 1 = 1, यानी डेल्टा एन की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो ये चीज याद रखिए, डेल्टा एन पॉजिटिव कब होता है, जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अच्छा, आपने एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट हो ना, तो वहां पे जो केसी एक्सप्रेशन निकलता है ना, उसके भी में x/v होता है। x/v होता है, ये हमेशा बात आपने याद रखनी है कि जब डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव होगा, वहां पे जो केसी एक्सप्रेशन निकलता है, जो भी निकलता है, वहां पे हमेशा x/v होगा। जहां पे x क्या चीज है, यहाँ पे x आपके पास है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है, और v का क्या मतलब है, वॉल्यूम है। जैसे कि मैंने इस रिएक्शन का Kc निकाला है, Kc क्या निकला है, = 4x²/v * a - x, यानी x/v ही आ रहा है। ठीक है जी, x/v ही आ रहा है, x/v हो रहा है, तो इसका मतलब है x और v के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। जब मैं v को उधर ले जाऊंगा तो दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन हो जाएगा, डायरेक्ट रिलेशन हो जाएगा। तो x का क्या मतलब है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। चलिए अब देखते हैं क्या इफेक्ट होगा। अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊं, P बढ़ा दूं, प्रेशर बढ़ा दूं, आपको पता बॉयज आपको बता दूं, प्रेशर बढ़ाओ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम, वॉल्यूम कम हो जाएगा तो x क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो रिएक्शन कहां पे जाना शुरू कर देगा, रिवर्स से जाना शुरू कर देगा। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब है प्रोडक्ट कम बन रहा है, तो प्रोडक्ट तब कम बनेगा ना जब आपका रिएक्शन रिवर्स से जा रहा होगा। तो ये चीज आपने याद रखनी है। अगर आपने प्रेशर कम कर दिया तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो x ज्यादा होगा, यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दिया तो रिएक्शन किधर जाएगा, फॉरवर्ड जाएगा। ये x का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। मैं फिर कह रहा हूं, प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन ऑफ x की वैल्यू कम होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम होगी, तो आपने कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को कम करना है। कैसे करोगे, रिएक्शन को रिवर्स पहुंचा दो। ठीक होगी बात, प्रेशर को कम करो, वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा, वॉल्यूम ज्यादा होगा तो x की वैल्यू ज्यादा होगी, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा कर दिया तो रिएक्शन को फॉरवर्ड पहुंचाओ, तो फिर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा होगी। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जब आपका डेल्टा एन पॉजिटिव होगा तो वहां पे Kc के b में x/v आ रहा होगा, और x और v के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, डायरेक्ट रिलेशन होगा। चलिए इसको एक और चीज से मैं समझा देता हूं। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। अकॉर्डिंग टू एवोगाड्रो लॉ, वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स के दरमियान कौन सा रिलेशन है, डायरेक्ट रिलेशन है। प्रेशर बढ़ाओगे वॉल्यूम कम होगा, नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। रिएक्शन में कहां पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन कहां पे जाएगा, रिवर्स से जाएगा। ये भी इजी तरीका है। प्रेशर कम करो वॉल्यूम ज्यादा होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे, तो रिएक्शन में कहां पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा। ये भी तरीका है, एक देख लेना। ठीक है, तो ये आप इसको कर लेना। सेकंड केस, बीटा बी केस, when the number of moles of reactant will be greater than the number of moles of product, यानी कि डेल्टा एन जहां पे क्या होगा, नेगेटिव होगा। लेट्स टेक द एग्जांपल, ये आपके पास एग्जांपल है जी, सल्फर डाइऑक्साइड की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड बन रहा है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में कितने मोल्स है, 2 मोल्स, और रिएक्टेंट में कितने मोल्स है, 3 मोल्स है। 2 - 3 = -1, यहाँ पे डेल्टा एन नेगेटिव है। डेल्टा एन नेगेटिव तब आएगा जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी ग्रेटर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। लेकिन बेटा जी डेल्टा एन जब आपका नेगेटिव होगा ना, तो आपने हमेशा एक चीज याद रखनी है कि Kc एक्सप्रेशन में
केसी एक्सप्रेशन में एक्स और बी आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ये चीज हमेशा आपने याद रखनी है। जो भी केसी एक्सप्रेशन लिखने का डेल्टा अगर नेगेटिव है, जब भी आप उसका केसी एक्सप्रेशन निकालेंगे तो एक्स और बी आपस में क्या हो रहे होंगे, मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। एक्स और बी अगर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, वहां पे जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो एक्स और बी के दरमियान कौन सा रिलेशन आ जाएगा, इनवर्स रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फिर आपको बता देता हूँ एक्स का क्या मतलब होगा। एक्स का मतलब होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन है। चलिए देखिए, मैंने इस रिएक्शन का केसी निकाला हुआ है। इस रिएक्शन का केसी निकाला हुआ है। केसी क्या निकले इज इक्वल टू 4x² b ओवर a माइनस 2x का होल स्क्वायर इनटू b माइनस x। तो देख ले x और b आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बड़ा सिंपल सा तरीका है, डेल्टा n पॉजिटिव हो तो x और b के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन होगा, डेल्टा n नेगेटिव हो तो x और b के दरमियान इनवर्स रिलेशन होगा। चलिए देखते हैं, अगर आपने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम कम होगा और x क्या होगा, बढ़ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दिया है। कैसे बढ़ाओगे, रिएक्शन को फॉरवर्ड पुट जाओगे। प्रेशर कम करो, वॉल्यूम ज्यादा होगा, x क्या होगा, कम होगा, क्योंकि x और b के दरमियान अब के बाद इनवर्स रिलेशन है। x कम होगा यानी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट कम कर दिया। कैसे कम करोगे, रिएक्शन को रिवर्स पुट जाओ तो रिएक्शन रिवर्स चला जाएगा। यहाँ पे एक और तरीका है जो मैंने भी आपको बताया कि अगर आपने प्रेशर बढ़ाया, वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम कम होगा तो नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कम है, प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स कम है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड पुट जाओ। या फिर अगर आपने प्रेशर कम किया है, वॉल्यूम बढ़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स बढ़ेंगे। कहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, रिएक्टर पे नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, रिएक्शन रिवर्स जाएगा। ये ज्यादा आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पे डिपेंड करता है, ये हर चीज आपने देख ली है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ केसी पे एक्स और बी इनवर्स होगा कि वो आपसे ऐसे भी पूछ सकता है, अगर डेल्टा नेगेटिव हो तो बताओ एक्स और बी के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा। तो ये चीज आपने याद रखी है। चाइल्ड थर्ड है जी, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। डेल्टा एन यहाँ पे 0 होगा। ठीक है जी, जैसे जी आपके पास रिएक्शन है, रिएक्टर के 2 मोल्स है, प्रोडक्ट के 2 मोल्स है, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0। जहां पे अगर आप केसी एक्सप्रेशन निकालोगे ना, there is no parameter of V in that reactions केसी। इस रिएक्शन के केसी के बी में वॉल्यूम का पैरामीटर नहीं होगा। आप इस रिएक्शन का केसी निकाल के देखें, आपको उस केसी के एक्सप्रेशन के बी में वॉल्यूम नजर नहीं आएगा। अब आपने ये चीज याद रखनी है, डेल्टा एन 0 तक होता है जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है जी, तो जब आप इस रिएक्शन का केसी निकालोगे तो उस केसी में V नहीं आता होगा, और अगर V ही नहीं आता तो प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, वॉल्यूम है ही नहीं, तो प्रेशर इंक्रीज और डिक्रीज करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर इंक्रीज या डिक्रीज करो तो वॉल्यूम का इफेक्ट होता है, जबकि वॉल्यूम है ही नहीं तो इफेक्ट कैसे होगा। सो नो इफेक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। इस रिएक्शन के ऊपर प्रेशर इंक्रीज करो डिक्रीज करो, डजंट मैटर, इस रिएक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में भी इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम के केस में भी आपका केसी का वैल्यू कांस्टेंट ही रहेगा। ओके, आगे चलते हैं। थर्ड आपके पास है ये चैटले प्रिंसिपल का इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का इफेक्ट है, देयर आर 3 केसेस। 3 केसेस है। पहला केस आपके पास है दैट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन जो हीट रिलीज करता है उसको कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ये आपके पास एक मैंने रिएक्शन लिखा हुआ है, नाइट्रोजन का हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाया है, तो आपके पास अमोनिया बना है। तो यहाँ पे जो डेल्टा H है वो इक्वल टू -92.46 किलो जूल पर मोल है। इट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, यानी रिएक्टेंट जब प्रोडक्ट बन रहा है तो वहाँ पे हीट क्या हो रही है, रिलीज हो रही है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ रिएक्टेंट की बात करूँ, वहाँ पे हीट क्या हो रही है, अब्सॉर्ब हो रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में हीट रिलीज हो गया, रिएक्टेंट में हीट क्या हो गया, अब्सॉर्ब हो गया। बड़ा सिंपल सा तरीका है। टेम्परेचर बढ़ाओ, टेम्परेचर को क्या करना है, बढ़ाना है। आगे वाला हिस्सा एक्सोथर्मिक है, जो यहाँ पे प्रोडक्ट वाला हिस्सा है वो आपके पास पे है एक्सो, और जो आपके पास रिएक्टेंट वाला हिस्सा है वो क्या है, एंडो। एंडो का मतलब क्या होता है, हीट अब्सॉर्ब करना।
अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, टेम्परेचर दे रहे हो, तो कौन सा हिस्सा हीट अब्जॉर्ब करना पसंद कर रहा है? रिएक्टेड वाला हिस्सा एंडो प्रोसेस है, वो हीट को अब्जॉर्ब करना पसंद करेगा, तो रिएक्शन किधर आ जाएगा? रिवर्स आ जाएगा। अगर आप टेम्परेचर कम करोगे तो इसका मतलब आप रिएक्शन को कह रहे हो कि हीट रिलीज कर ले, तो आप किसकी फेवर कर दो? अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो तो आप किसकी फेवर कर दो? आप एब्जॉर्ब वालों की फेवर कर दो कि टू हीट रिलीज कर ले, आप फिर ये प्रोडक्ट हीट रिलीज कर ले जितनी हीट उसने रिलीज कर दिया, तो रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। ठीक है, ये चीज याद रखिए। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, पोटेशियम आयोडाइड सॉलिड फॉर्म में आप जब आपको वाटर में डालते हो तो वहां पे हीट अब्सॉर्ब होती है, डेल्टा इज इक्वल टू प्लस 21.5 किलो जूल पर मोल। जहां पे जो आपका प्रोडक्ट है इट इज अ एंडो प्रोसेस, इट इज अ एंडो प्रोसेस एंड रिएक्टेड प्रोसेस इज द एक्सो प्रोसेस। ठीक है जी, लेकिन एंडो वाला हीट अब्सॉर्ब करना पसंद करते हैं। जब आप सिस्टम को हीट दोगे तो आप इसकी फेवर कर दो, एंडो वालों की फेवर कर दो क्योंकि वो हीट को अब्सॉर्ब करना पसंद करते हैं। अगर आप सिस्टम को हीट नहीं कर दे रहे तो फिर आप एक्सो वालों की फेवर कर देते भाई आप हीट रिलीज कर दो, रिलीज कर दे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका मतलब आप सिस्टम को हीट दे रहे हो। अगर आप सिस्टम को हीट दे रहे हो तो आप किसकी फेवर कर दो? एंडो वालों की फेवर कर दो, तो रिएक्शन किधर जाएगा? फॉरवर्ड जाएगा। अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, यानी कि आप सिस्टम को हीट नहीं दे रहे, आप सिस्टम से कह रहे हो कि हीट रिलीज कर दे, जितनी कर दिया, आप किसकी फेवर कर दो? एब्सो वालों की फेवर कर दो, फिर रिएक्शन कहाँ पे जाएगा? रिवर्स जाएगा। ठीक है, एक आपके पास होता है आइसोथर्मिक प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम टेम्परेचर, इसके ऊपर किसी किस्म का कोई असर नहीं होगा, ये कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस हो रहा होता है। ये वाला कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसेस नहीं हो रहा होता। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट effect of temperature will change the value of Kc। जो आपका टेम्परेचर का वो टेम्परेचर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर का जो पैरामीटर है वो Kc की वैल्यू को क्या कर देता होता है? चेंज कर देता होता है, सिर्फ टेम्परेचर। नाउ द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या करेगा? इंक्रीज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। आपके पास इक्विलिब्रियम जल्दी एस्टैब्लिश हो जाएगा, वो Kc को कोई इफेक्ट नहीं करता, Kc को सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ले जी आगे आपके पास बेटा जी, आगे आपके पास है आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है जी, यूएचएस के सिलेबस में उसने पीएच, पीओएच, पीकेडब्ल्यू वगैरह आपने पूछा हुआ है, तो वो उसके बारे में डिस्कस करना पड़ेगा, लास्ट भी करना पड़ेगा। अच्छा, हार्पर्स प्रोसेस आपका है जी। हार्पर्स प्रोसेस इज द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया ऑन इंडस्ट्रियल स्केल। आपने उसको लाजमी पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके भी में कुछ कंडीशंस है, जिस कंडीशंस को फॉलो करो तो वी विल गेट द मैक्सिमम यील्ड ऑफ अमोनिया। तो आपको मैक्सिमम यील्ड मिलती होती है अमोनिया की, उसको लाजमी रीड करेगा, वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है। आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को किसके साथ रिप्रेजेंट किया जाता है? केडब्ल्यू के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। डेरिवेशन मुकम्मल तौर पे तो नहीं मैं कर रहा, मैंने सिर्फ कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, उन्हीं पॉइंट्स को फॉलो करते हुए अपनी की वैल्यूज को देखना है जी, और कुछ रिलेशन को देखना है। आपको पता है प्योर वाटर वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है आयोडाइज नहीं होता। अगर वो थोड़ा बहुत आयोडाइज होता भी है तो उसको हम सेल्फ आयोडाइजेशन या ऑटो आयोडाइजेशन कहते होते हैं। जैसे कि ये आपके पास H2O है, वो आयोडाइज हो रहा है, अपने आप ही आयोडाइज हो रहा है, H+ और OH- बना रहा है, या फिर H2O का H2O के साथ रिएक्शन हो रहा है तो H3O+ और OH- बना रहा है। अगर मैं इस रिएक्शन का Kc निकालूं तो प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड, ये प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे Kc की वैल्यू आती है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16 मोल बाय डेसीमीटर क्यूब। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Kc की वैल्यू क्या आती है 1.8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -16। जरा इसको एक दफ़ा आपने जो है ना बुक में से कंफर्म कर देना। Kc की वैल्यू आपके पास यही है, ठीक है। उसके बाद ये H2O कंसंट्रेशन ऑफ वाटर कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास एक नया कांस्टेंट आ जाता है, दैट इज Kw। Kw इज द आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ठीक है जी। H+ और OH- ये प्रोडक्ट है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों आइंस है, और ये दोनों किसके प्रोडक्ट थे? वाटर के प्रोडक्ट थे, तभी हम इसको कहते हैं Kw को। इट इज द आयोडिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर।
ये वाटर का आइज बने हैं और ये ही आइज आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तभी हम इसको कहते हैं आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। यहाँ पे Kw की आपके पास वैल्यू आती है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। सेकंड वैल्यू आपने ये याद रखनी है कि Kw की वैल्यू होती है 1.01 मल्टीप्लाई 10 की पावर -14 या सिंपली Kw की वैल्यू होती है 10 की पावर -14। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आपने याद रखना है, वो आपके पास होता है 55.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। इसकी अगर आपने प्रॉपर डेरिवेशन देखनी हो तो वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप वहां से देखिएगा। लेकिन द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। आपको पता है जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो आपका वाटर बहुत ज्यादा डिसोसिएट होगा, ज्यादा आयोडाइज होगा, तो H+ और OH- की मिकदार क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो Kw की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो Kw की वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है जी। Kw की वैल्यू आपके पास क्या है, 10 की पावर -14, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो H+ की कंसंट्रेशन OH- की कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 10 की पावर -14 एट 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है टेम्परेचर, रिएक्शन हो रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यू भी क्या होगी, बढ़ जाएगी, ये आपने याद रखना है। तो आपको पता है वाटर न्यूट्रल होता है, तो H+ की कंसंट्रेशन विल बी इक्वल टू द OH- कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे H+ की कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है 10 की पावर -14, OH- की कंसंट्रेशन की वैल्यू आती है 10 की पावर -14, 25 डिग्री सेल्सियस। ये 25 डिग्री सेल्सियस पे ये रिएक्शन हो रहा है। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वैल्यूज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है एट 40 डिग्री सेल्सियस द वैल्यूज आर मोर देन 10 की पावर -7। ठीक है जी। वो कहते हैं जी अगर आपने टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये वैल्यूज भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। लेकिन वहां पे भी वाटर क्या देगा, न्यूट्रल ही देगा। वहां पे फिर H+ की कंसंट्रेशन बराबर होगी OH- की कंसंट्रेशन की। उसके बाद आपके पास कॉन्सेप्ट आता है, कॉन्सेप्ट ऑफ pH और pOH। ठीक है जी। एक साइंटिस्ट था सोरेनसन डेनिश बायोकेमिस्ट, जिसने pH इंट्रोड्यूस किया था। तो वो सारी बातें चलिए अब हम करते हैं। फाइनली आंसर आपके पास pH + pOH का क्या आता होता है, इक्वल टू 14, यानी कि आपके पास जो ओवरऑल pH स्केल बनता है वो कितने का बनेगा, 14 का बनेगा। Kw आपके पास क्या था, Kw की वैल्यू आपके पास थी 10 की पावर -14। अगर मैं इसका pKw लूं तो वो आपके पास क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, pH किसके बराबर होता है, P का मतलब होता है नेगेटिव लॉगरिथम, pH किसके बराबर होगा, -log H+ की कंसंट्रेशन। तो आपको पता है log के शुरू में जो वैल्यू वो पावर बढ़ जाते थे, यहाँ पे जो -1 है वो मैंने H+ की पावर बना दी, फिर मैं H+ को नीचे ले गया तो पावर पॉजिटिव होगी। तो आप देख रहे हैं pH और H+ के दरमियान कौन सा रिलेशन आ रहा है, इनवर्स रिलेशन आ रहा है। अगर आपने H+ की वैल्यू बढ़ाई तो pH की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये चीज याद रखिए है कि pH की वैल्यू जितनी कम होगी उतनी ज्यादा H+ की कंसंट्रेशन होगी, मतलब इसका मतलब है उतना ज्यादा आपका सब्सटेंस क्या होगा, एसिडिक होगा। तो आपको पता है pH = 7 हो जाए, pOH = 7 हो तो वो आपके पास क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अगर pH की वैल्यू लेस देन 7 हो तो वो एसिडिक कहलाएगी, pH की वैल्यू ग्रेटर देन 7 हो तो वो आपके पास क्या कहलाएगी, बेसिक वैल्यू कहलाएगी, वो बेसिक होगा। अगर pH की वैल्यू ज्यादा है तो H+ की कंसंट्रेशन वहां पे क्या होगी, कम होगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज Kw वैल्यू। वो कहते हैं जी अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो H+ की वैल्यू और OH- की वैल्यू बढ़ेगी, Kw की वैल्यू बढ़ जाएगी, 10 की पावर -14 से भी इंक्रीज कर देगी, तो pKw की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि P और कंसंट्रेशन के दरमियान कौन सा रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। इसी तरह जो है ना आपके पास pKw और pKw में P और Kw के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। ठीक है जी। तो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन pKw की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अभी pKw की वैल्यू क्या, 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो pKw वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जहाँ तक आपने याद रखा है, इसको लाजमी आपने जो है ना बुक से रीड करना है। आगे चलते हैं। आगे आपके पास है जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड्स, या फिर इसको हम कहते होते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड्स।
यानी एसिड्स का टूटना जो आइज बनेगी उसको हम लिख रहे हैं जी आयोनाइजेशन कांस्टेंट। और यहाँ पे A का मतलब है कांस्टेंट, A का मतलब है एसिड, इसका मतलब है आप आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ एसिड फाइंड आउट कर रहे हैं। यहाँ पे हमने कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो करना है, लोरी-प्रोस्टेट कॉन्सेप्ट फॉलो करना है। अकॉर्डिंग टू लोरी-प्रोस्टेट कॉन्सेप्ट द एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच डोनेट द प्रोटॉन। ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल लिखी हुई है। हाइड्रोजन क्लोराइड को वाटर में डाला है, इसने H+ डोनेट किया हाइड्रोजन क्लोराइड से, सो हाइड्रोजन क्लोराइड इज अ एसिड। यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड आपके पास क्या होगा, एसिड होगा, और यहाँ पे ये आपके पास क्या होगा, बेस। इसी तरह एसिड को वाटर में डाला है तो उसने प्रोटॉन डोनेट किया है और वाटर ने उस प्रोटॉन को क्या किया, एक्सेप्ट किया, और ये आपके पास प्रोडक्ट बन गई है आयोनिक प्रोडक्ट्स बन गई हुई है H3O+ + 3N-। देखिए यहाँ पे मैं एक जनरल रिएक्शन को कंसीडर कर लूँ। फॉर एग्जांपल HAA एसिड है, उसको मैंने वाटर में डिसॉल्व किया, उसने H3O+ बना दिया, और A नेगेटिव। यहाँ पे A किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, एसिड को। अगर मैं यहाँ पे Kc निकालूंगा तो Kc आपको निकालना आता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो वो H2O वो Kc के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Ka। मैं आपको नोट सेंड कर दूंगा, आपने उसमें से प्रॉपर उसको रीड कर लेना, आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आपके पास Ka है, दिस वन इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अगर Ka की वैल्यू बढ़ रही है तो इसका मतलब है H3O+ और A नेगेटिव की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब है आपका एसिड बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर Ka की वैल्यू ज्यादा हो तो इसका मतलब है वो H3O+ ज्यादा बना रहा है, इसका मतलब है वो एसिड आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, अगर Ka की वैल्यू लेस देन 10⁻³ हो तो उसको वीक एसिड कहते होते हैं। अगर Ka की वैल्यू 1 से लेकर 10⁻³ तक हो तो उसको मॉडरेट एसिड कहते हैं। अगर Ka की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो तो दैट एसिड विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड। अच्छा, जहाँ पे एग्जांपल नंबर 4 है एसिडिक एसिड की, वो आपने लाजमी उसको देखना और उसको डिस्कस भी करना है। उसके बाद आपके पास है आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ बेस, जिसको Kb के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। K का मतलब है कांस्टेंट, B का मतलब है बेस। आयोनाइजेशन कांस्टेंट्स ऑफ बेसिस एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेसिस। लोरी-प्रोस्टेट कॉन्सेप्ट के मुताबिक बेस किसको कहते हैं, दो सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट द प्रोटॉन आर कॉल्ड बेस। जैसा कि मैंने आपके सामने दो एग्जांपल को डिस्कस किया, वैसे तो देख लें। अमोनिया को वाटर में ऐड किया तो उसने प्रोटॉन डोनेट करके एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन और साथ हाइड्रो ऑक्साइड आयन बना दिया। इसी तरह कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व किया, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके बाइकार्बोनेट और साथ क्या बना दिया, प्रोटॉन। यहाँ पे एक जनरल रिएक्शन में कंसीडर कर दो, B बेस है, जिसके पास लोन पेयर है, उसको वाटर में डिसॉल्व किया, उसने H+ को एक्सेप्ट किया और OH नेगेटिव बना दिया। यहाँ से आप Kc निकाल लेंगे, Kc को वाटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे तो आपके पास आ जाएगा Kb। Kb इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या फिर डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। अगर OH नेगेटिव की मिकदार ज्यादा हुई तो Kb की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी। दैट बेस विल बी कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। फिर आपको पता है Ka हो या Kb हो या आपके पास Kw हो, जो भी आपके पास हो, उनकी वैल्यूज आपके पास बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हम वहाँ पे नेगेटिव लॉगरिथम का इस्तेमाल करते हैं। हम Ka फाइंड आउट नहीं करते, हम Pka फाइंड आउट करते हैं, हम Kb फाइंड आउट नहीं करते, Pkb फाइंड आउट करते हैं। Pka किसके बराबर होता है, माइनस लॉग Ka के। Pkb किसके बराबर होता है, माइनस लॉग Kb के। Ka और Pka के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। मैं पहले समझा चुका हूँ H+ वाले केस में वो भी है। Pkb और Kb के दरमियान कौन सा रिलेशन होगा, इनवर्स रिलेशन होगा। Pkb की वैल्यू ज्यादा होगी, Kb की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये है कि वो आपके पास वीक बेस है। अगर Pkb की वैल्यू कम है तो Kb की वैल्यू ज्यादा होगी, इसका मतलब है वो आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है। तो यहाँ पे Pka1 का मतलब होता है कि A की वैल्यू 10⁻⁻1 है। अगर Pka2 हो तो 10⁻⁻2 होगा, अगर 3 हो तो 10⁻3 होगा। अगर 10⁻1 हो तो वो 10 टाइम ग्रेटर देन होता है 10⁻2। अगर 10⁻2 हो तो वो 100 टाइम्स ग्रेटर होगा, तो ग्रेटर देन होता है
10 की पावर -3। ये आपने इसको सिंपली याद करना है। लेकिन अब इन दोनों कॉन्सेप्ट को कंपेयर करते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट को हम एक साथ लेके चलते हैं। लो रेसिप्रोसिटी कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। लेकिन लो रेसिप्रोसिटी कॉन्सेप्ट हमने क्यों पढ़ना था? क्योंकि लो रेसिप्रोसिटी कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस के दरमियान रिलेशन बताता होता है। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड हो तो उसका कॉन्जुगेट बेस, उसका बेस वीक होगा फिर स्ट्रॉन्ग होगा। ये सारी बातें लो रेसिप्रोसिटी एसिड बताता और कोई नहीं बताता। लेट्स से आपके पास ये एक एसिड आपको आपने वाटर में डाला है, इसने प्रोटॉन डोनेट कर दिया, देन इट विल बी कॉल्ड एसिड। वाटर विल एक्सेप्ट द प्रोटॉन, देन इट विल बी कॉल्ड बेस। तो आपके पास क्या बचेगा H3O प्लस, आपके पास क्या बचेगा A नेगेटिव। As we know that it is a reversible reaction. When the reaction is reversed, H3O plus will donate the proton and A negative will accept the proton. पहले A ने प्रोटॉन को डोनेट किया था, ऐसे था। जब रिवर्स रिएक्शन होगा A प्रोटॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ये बेस है, पहले वो क्या था, एसिड है, अब वो क्या बेस। इसके साथ हम क्या लगा देंगे, कॉन्जुगेट बेस। H2O प्लस H2O ने पहले प्रोटॉन एक्सेप्ट किया था तो बेस था, अब ये डोनेट करेगा। एसिड है तो कौन सा एसिड है, कॉन्जुगेट एसिड है। अगर मैं इसका Ka वैल्यू निकालूं तो Ka वैल्यू ये निकलेगा, मोटर जहां से गैप हो चुका है, मोटर Kc के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो Ka आएगा। दिस वन इज द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। अब ये A नेगेटिव आपके पास क्या चीज है, A नेगेटिव आपके पास कॉन्जुगेट बेस है। A नेगेटिव आपके पास कॉन्जुगेट बेस है और ये A नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट बेस है, ये A नेगेटिव कॉन्जुगेट बेस है Ha का जो कि एसिड था। हमने दोनों के दरमियान रिलेशन निकालना है, इस एसिड और इसके कॉन्जुगेट बेस के साथ। मैंने क्या किया, A नेगेटिव को वाटर में डाल दिया जो कि बेस था। वो कॉन्जुगेट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो पहले एसिड था। कॉन्जुगेट का मतलब हो जाता है उलट, तो है तो ये बेस ही। तो मैंने इस A नेगेटिव को वाटर में डाला जो कि बेस था, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। A नेगेटिव जो कि कॉन्जुगेट बेस था, ठीक है जी, उसने प्रोटॉन को एक्सेप्ट किया। तो ये आपके पास क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। तो आपके पास क्या बन जाएगा, H और OH नेगेटिव। तो ये आपके पास क्या होगा, एसिड। ये आपके पास क्या होगा, बेस। बड़ा सिंपल सा रिएक्शन है, ठीक है जी। मैं फिर कह रहा हूँ ये A नेगेटिव आपके पास बेस है, ठीक है जी। कॉन्जुगेट बेस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पहले क्या था, एसिड था। तो अगर मैं इस रिएक्शन का Kb निकालूंगा, जहाँ पे Kb निकलेगा क्योंकि बेस की बात हो रही है, तो Kb इज कॉल्ड आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ बेस या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस। आपने Ka और Kb को मल्टीप्लाई करवाना है तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, Kw, ठीक है जी। Ka का मतलब है एसिड, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। Kb का मतलब है डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कॉन्जुगेट बेस, जो कि ये Kb है ना। Kb ने किसको दिया था, A नेगेटिव, और A नेगेटिव क्या था, कॉन्जुगेट बेस। तो Kb किसके लिए, कॉन्जुगेट बेस के लिए, Ka किसके लिए, एसिड के लिए, और Kw किसके लिए, वाटर के लिए। तो अब आपको पता है Ka हो, Kb हो, Kw हो, इन सब की वैल्यू बहुत स्मॉल होती है, जिसकी वजह से हम नेगेटिव लॉगरिथम फाइंड आउट करते हैं। तो Pka प्लस Pkb इज इक्वल टू Pkw, और Pkw की वैल्यू आपको पता 14 होती है, जो कि आइडियल प्रोडक्ट ऑफ वाटर में लगा लीजिए एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो आपको पता है Kw की वैल्यू बढ़ेगी, Pkw की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिहाजा से 14 वैल्यू भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। फाइनल रिजल्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी। Ka मल्टीप्लाई Kb इज इक्वल टू Kw था, मैंने लिख दिया। Ka मल्टीप्लाई Kb था, Kb को वहां पे जाके मैंने डिवाइड करवा दिया। अब आपको पता है Kw जो होता है, इट इज द आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये आयोनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है, और जिसकी वैल्यू क्या होती है, जिसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, वो कितनी होती है, 10 की पावर -14 कांस्टेंट होती है। यानी Kw आपके पास कांस्टेंट है, कांस्टेंट को वापस भेज दिया तो क्या आ जाएगा, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अगर मैंने इसको वापस हटा दिया तो जहां पे क्या आएगा, Kw आएगा। तो Ka जो कि क्या था, एसिड था, Kb जो कि क्या था, कॉन्जुगेट बेस था। दोनों के दरमियान कौन सा रिलेशन आ गया, इनवर्स रिलेशन आ गया। इसका मतलब क्या होगा कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस उतना ही वीक होगा। अगर आपके पास वीक एसिड होगा तो उसका कॉन्जुगेट बेस बहुत ज्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा।
या फिर आप ये भी कह सकते हैं अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड वीक होगा, अगर आपके पास वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये आज का आपका टॉपिक था जी। इसके बाद बफर वाला है वो तो नहीं अब देखना, वो यूएचएस के सिलेबस में गिवन नहीं है। मैं आपको चैप्टर नंबर 8 के कंप्लीट नोट सेंड कर दूंगा। अब आपका जो भी काम रहता होगा आपने मुझसे पूछ रहे हैं, ठीक है जी। आपका तकरीबन काम अब खत्म हो चुका है जी, आपका आखिरी लेक्चर था। तभी मैं कह रहा हूँ अब आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो तो आपने मुझसे डायरेक्टली पूछ रहे हैं। जो नोट्स मैं कहता हूँ और अगर मैंने नहीं भेजे तो वो आपसे मुझे याद करवाना है, फिर मैं आपको भेज दिया करूँगा, ठीक है जी। अब आपने आगे टेस्ट अच्छे से दे दिया, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।